नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, इस क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप सभी साथियों से कुछ बातें करना चाहूंगा। साथियों, आप सभी को कहीं ना कहीं पता ही होगा कि हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत ज्यादा कल के दिन जो है हम लोग खुशी भी मनाएं। उम्मीद है कि आपका भी कल का दिन जो है बहुत अच्छा दिन गया होगा। इसी क्रम में हमने यह भी देखा कि जो कल 1 जनवरी था साथियों, नए वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। उसी क्रम में बीपीएससी के द्वारा एक नया सूचना, एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि 2024 में अपना लक्ष्य रखे हैं शिक्षक बनने का बिहार में, उन सभी को एक नोटिस के माध्यम से यह बता दिया गया है कि आपका जो पेपर होगा यह अगस्त में होगा। और अगस्त में कब होगा यह भी बता दिया गया है कि 24 अगस्त को होगा, जो कि इस वीडियो के माध्यम से कल ही हम आपको यह सूचना बता भी दिए थे। तो मुझे उम्मीद है कि सारे आप जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से आप लोग सीरियस हो गए होंगे। क्योंकि साथियों, अभी जो आपका पेपर होने वाला है 3.0 का, यह अगस्त में होगा, 100% श्योर है। लेकिन अभी वक्त है, ऐसा ना सोचकर आप लोग धीमा तैयारी मत कीजिए। ठीक है, वक्त बीतते टाइम नहीं लगता है, इसलिए मेरा प्रयास है और इस चैनल पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अगस्त तक आप लोग एक बेहतर कर लेंगे। इसलिए मैं लगातार आपके लिए जो है टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, बिहार स्टेट हो गया, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर क्लासेस जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लाया जा रहा है। जल्द ही साथियों आपका जो पीजीटी है, जो भी विद्यार्थी इतिहास से और पॉलिटिकल साइंस से पीजीटी के शिक्षक बनने वाले हैं, पीजीटी के जो है आप तैयारी कर रहे हैं इस विषय से, तो आपका जो है लगभग 2-3 दिनों में आपका ये भी क्लासेस आने लगेगा। अभी जो है आपका बिहार स्टेट और टीजीटी वाले विद्यार्थियों के लिए जो है यह क्लासेस लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी अपना टॉपिक है उन सभी विषयों का एक विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में साथियों आज जो है आपका टाइटल और थंबनेल आप जो लोग जो है देख चुके होंगे। उससे पहले जो कि हमारा एक जो है एक प्रकार से कहा जाए कि यह अपना थोड़ा सा साथियों अपने चैनल के बारे में बताना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए साथियों थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका सपना है बिहार में या फिर भारत के किसी भी राज्य में शिक्षक बनना साथियों, तो आप इस चैनल से बिल्कुल भी जुड़ कर रह सकते हैं, जहाँ पे आप टीजीटी हो, पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, साथ ही साथ आपका यूजीसी नेट, जेआरएफ और सभी राज्यों के एस्टेट एग्जाम, जेटेट एग्जाम, एस्टेट एग्जाम, ये सारे एग्जामों का यहाँ पे बारीकी से सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो साथियों आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। साथ में अगर कोई ऐसे विद्यार्थी जो कि आपके भाई बहन, आपके साथी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी को भी आप लोग इस चैनल के बारे में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े साथियों और बात करते हैं आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगा, अगर कोई विद्यार्थी मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आप मेरे से जान सकते हैं कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा जो है पढ़ाई कहाँ से हुआ है, कितने वर्षों का जो है आपका टीचिंग लाइन में जो एक्सपीरियंस है, ये सारे छोटे मोटे बात जो है आप यहाँ से जान सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आज का जो है अपना टॉपिक होगा साथियों, यूरोप में राष्ट्रवाद। जो कि यह जो आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में भी है और बिहार स्टेट बुक में भी है। क्लास 10th का अगर हम बुक की बात करें साथियों, इस बुक का पहला चैप्टर ही है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था। ठीक है, क्यों राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, क्या कहानी था, कैसे यह जो भावना है यह हमें देखने को मिलता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व विश्व को जो एक सीख देता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बिहार स्टेट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी शिक्षक भर्ती, झारखंड शिक्षक भर्ती या फिर आप किसी भी राज्य के शिक्षक बनना चाहते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। यह क्लासेस जो है आपका लगभग 2 से 3 पार्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम विस्तार से और सारे चीज को बारीकी समझेंगे। क्लास अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और साथियों फीडबैक जरूर दीजिएगा।
ना अच्छा लगे तब भी फीडबैक जरूर दीजिएगा जाने से पहले। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और सबसे पहला पॉइंट अपना साथियों आज के क्लास का, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद कभी आपसे पूछ लिया जाए या फिर आप शिक्षक बनकर अपने विद्यालय में जाएंगे, साथियों आपको यह समझाना होगा बच्चों को कि राष्ट्रवाद क्या है, क्योंकि यह जो एक लाइन है साथी, इसी लाइन में संपूर्ण उस देश का जो है व्यक्तित्व समाया हुआ होता है। इसलिए हम सभी शिक्षकों का एक कहीं ना कहीं दायित्व बढ़ जाता है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, जब हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो सबसे पहले उनको यह बताना चाहिए कि इस चैप्टर का जो है मूल उद्देश्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद की हम बात करेंगे। साथियों राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को जागृत करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, आपको आने वाले समय में एग्जाम में अगर कुछ ना भी याद रहे, अगर इस 3 शब्दों को याद रखेंगे, सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक, तो आपको याद रहेगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। साथ में आप जब भी विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के माध्यम से अपने बातों को रखेंगे, तो साथियों आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं आपके उतने ही बड़े फैन होंगे। साथियों यह भी आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आपको राष्ट्रवाद की जो भावना की बात की जा रही है क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझेंगे। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना कह रहा है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या करती है, एकता की भावना को जागृत करती है। कैसे करती है, थोड़ा सा हम बातें करेंगे यहाँ पे। आप सभी विद्यार्थी अच्छे ढंग से इस बातों से कहीं ना कहीं परिचित होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें बात करना चाहिए। देखिएगा, राष्ट्रवाद जो है क्या है, क्योंकि अपना चैप्टर ही आज का राष्ट्रवाद है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रवाद हम उस वैसे बातों को कहते हैं साथियों जो कि एक संस्कृति में लिपे लोग होते हैं, एक सामाजिक रूप से जो ढले लोग होते हैं, और वो दोनों के लोग क्या होते हैं, तो एक भौगोलिक परिवेश में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं क्या, तो साथियों जब भी बात करते हैं हम लोगों को पता होता है कि जो भारत है ये कहीं ना कहीं विविधताओं से भरा हुआ देश है। थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को समझिएगा आराम से। ठीक है, भारत जो है ये क्या है, तो विविधताओं से भरा हुआ देश है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे राष्ट्रवाद है। क्यों राष्ट्रवाद है, तो याद रखना है साथियों, यहाँ पे आपको हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर प्रकार के लोग हैं। ठीक है, फिर भी यह क्या है साथियों, राष्ट्रवाद है। क्यों है, क्योंकि जब भी अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे विभिन्नताएं तो है, सभी धर्मों का अपना एक संस्कृति भी है, सभी धर्मों में अपना सामाजिक कल्चर भी है। फिर भी हमें जो है यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि जो है साथियों यहाँ पे भौगोलिक परिवेश, अर्थात हम एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए आप सभी जो है कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करते होंगे कि जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं, तो साथियों हम में क्या आता है, एक राष्ट्रवाद की भावना आता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम उस समय किसी का धर्म नहीं पूछते हैं, बल्कि हम यह सीधा सीधी कहते हैं कि पाकिस्तान को तो मारना चाहिए, आपका चाइना को तो घुसकर मारना चाहिए, इस प्रकार की बातों को हम करते हैं। ठीक है, तो इस समय जब ऐसे बातों को हम करते हैं साथियों, तो इस समय हमारे अंदर जो बातें निकलती है उस बात को हम कहाँ पर प्रकट करते हैं, तो राष्ट्रवाद में करते हैं। क्लियर है, उम्मीद है मेरे बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। राष्ट्रवाद हमारे मन से कब निकलता है, जब हमारे देश में किसी दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे राष्ट्र के द्वारा आक्रमण होता है, खतरा होता है, तब हमारे देश में साथियों राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास साथियों आप सभी को कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। आराम से पढ़िएगा, यह क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत का आप टीजीटी और पीजीटी को क्लास के उठाकर देख लीजिए सिलेबस का, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, इसलिए यह टॉपिक ज्यादा हड़बड़ा कर नहीं, आराम से पढ़ना है, हो सकता है 2-3 पार्ट में भी जाए। ठीक है, देखिएगा इतना सुंदर से हम आपके लिए जो है यह नोट्स बनाकर लाए हैं। यह नोट्स आपको निःशुल्क, टेंशन नहीं लेना है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, अपना उद्देश्य है किसी भी प्रकार का जो है आपसे कोई भी शुल्क नहीं लेना है। ठीक है, जितना ज्यादा सहयोग हो पाएगा हम जरूर करेंगे, बस आप लोग साथ दीजिएगा, मिलकर रहिएगा। देखिएगा, राष्ट्रवाद क्या है, यह सबसे पहला प्रश्न उठता है, कभी हो सकता है आपसे भी पूछ लिया जाए। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, हो सकता है एग्जाम्पल आपसे बच्चे ही पूछ ले। साथियों ध्यान दीजिएगा, एक प्रसिद्ध
फ्रांसीसी दार्शनिक है जिनका नाम क्या है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो याद रखेंगे इनका नाम है आपका अर्नस्ट। अर्नस्ट जो है, अर्नस्ट रेनन इनका पूरा नाम है। इनके अनुसार राष्ट्रवाद का जो बातें कही गई, क्या कही गई है, राष्ट्र जो है एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यही बात पूछ लेगा, बीपीएससी हो या फिर कोई भी आयोग हो, आपसे पूछ लेगा राष्ट्र एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है, यह किस दार्शनिक का कथन है। अलग अलग प्रकार से आपको ऑप्शन दे देंगे। साथियों याद रखेंगे यह जो कथन है आपका अर्नस्ट रेनर का है, क्योंकि एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है राष्ट्रवाद, यह भी हम लोग समझ गए हैं, और राष्ट्र का तात्पर्य क्या होता है ये समझ गए। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहा होगा साथियों कि जो है आपको राष्ट्रवाद, हमने आपको क्या बोला कि कोई भी धर्म का लोग हो, ठीक है, कोई भी धर्म का लोग हो, लेकिन वो धर्म अपना अलग जगह पे है, उनका संस्कृति अपना अलग जगह पे है, लेकिन जब बात आती है अपने देश की, तो साथियों हम वहां पे क्या होते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं, हम 26 जनवरी मनाते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये सिर्फ हिंदू के लिए है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये सिर्फ मुस्लिम के लिए, सभी के लिए है। ठीक है, इधर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रांस में राष्ट्रवाद, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या अभी तक जो है हमने समझा राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस चैप्टर में और समझने वाले हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद, क्योंकि पूरा यूरोप जो है साथियों, ये फ्रांस का ही देन है कि पूरे यूरोप नहीं, पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना जो है अब उत्पन्न होती है। यह किसका देन है, तो आपका फ्रांस का है। समझेंगे फ्रांस की कहानी को। वैसे हम जब क्लास 9 का आपको बुक पढ़ा रहे थे, तो वहां पे भी हम आपको बहुत अच्छे ढंग से बताए थे। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद का बीजारोपण जो है यह यूरोप में पूर्ण जागरण के काल में ही प्रारंभ हुआ था। अब कहिएगा कि पूर्ण जागरण काल क्या होता है, तो चले जाइए आप मेरे चैनल पर और सबसे पहला लेक्चर आप मेरा देख लीजिए, जो कि उसका नाम है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज में आपको बहुत विस्तार से यह कहानी बताए थे पूर्ण जागरण काल क्या था। ठीक है ना, ये पूरा कहानी हम आपको बताए थे कि 1453 में एक घटना होती है। इस घटना के कारण जो है आपको यूरोप में पुरान जागरण काल आते हैं। चलिए उतना पीछे नहीं जाएंगे, आप लोग चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो देख लीजिएगा। साथियों यहाँ याद रखना है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से इसका उत्पन्न रूप प्रकट हुआ। यूरोप में राष्ट्रीयता का भावना जो है इसका विकास मुख्यतः फ्रांस की जो है आपका राज्य क्रांति से हुआ। अब आप बोलिएगा यह फ्रांस की राज्य क्रांति क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हम पृष्ठभूमि को समझाना चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पृष्ठभूमि को समझाना चाहेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो लिखते चलिएगा। जैसे क्या था, शुरुआत जो फ्रांस है यहाँ पे राजतंत्र थे, ठीक है ना, शुरुआत में जो है फ्रांस यहाँ पे राजतंत्र थे साथियों, याद रखना है। और इस राजतंत्र की अगर हम बात कर लें तो फ्रांस में किस वंश का शासन था, तो आपको याद रखना है बुर्बो वंश का शासन था। किस वंश का, बुर्बो वंश का शासन था। ठीक है, बुर्बो वंश का शासन में सबसे पहले कौन थे, तो आपको लुई 14वां थे। ये सारे आपको याद रखना है, लुई 14वां है। और यह लुई 14वां जो है, यहाँ तक यह जो कहता है कि मैं ही राजा हूं और मैं ही क्या हूं, कानून हूं, यह तक कहता है। ठीक है, मैं ही शासन हूं और मैं ही कानून हूं, यह कौन कहता है, तो लुई 14वां कहता है। इस प्रकार से आपको पता चल रहा होगा कि फ्रांस में जो है कितना ज्यादा जो है राजतंत्र जो है आपका चरम सीमा पे पहुंचा हुआ था। वो अपने आप को ईश्वर भी बता रहा है, कौन, लुई 14वां जो है यह अपने आप को ईश्वर तक कहता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो लुई 14वां है यह किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता था, तो यह आपको याद रखना है, यह दैवीय सिद्धांत को मानता था। दैवीय सिद्धांत अब क्या होते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होंगे साथियों। दैवीय सिद्धांत उसको कहते हैं जो कि उस राज्य के शासक जो है वह अपने आप को कहते हैं कि जो हम राजा बने हैं ये हम अपनी इच्छा से नहीं बने हैं, बल्कि यह क्या है, तो यह देवताओं की इच्छा है कि हम क्या करें, तुम पर शासन करें। हम क्या है साथियों, तो हम देवता के क्या है, अनुयायी हैं, हम देवता के ब्रोकर हैं। इस प्रकार से अपने आप को पहले जो शासक लोग होते थे यह मूर्ख बनाया करते थे आम जनता को, इसलिए आपको ये सारे बात याद रखना है। अब हुआ क्या था, जब लुई 14वां जो है इसका मृत्यु हो जाता है, फिर
लुई 15वां आता है, ठीक है? लुई 15वां का ज़्यादा शासनकाल नहीं होता है। उसके बाद लुई 16वां आता है, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। लुई 16वां जो है यह बहुत ही क्या था साथियों, तो बहुत ही निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक तो वैसे आपका लुई 14वां भी था, लेकिन यह कहीं न कहीं एक अयोग्य नहीं था, एक योग्य था। ये थोड़ा-सा निरंकुश शासन होने के बावजूद भी फ्रांस की जनता को संभाल ले रहा था। परंतु लुई 16वां जब आता है, तो ये इतना ज़्यादा निरंकुश था, यह इतना ज़्यादा विलासी था व्यक्ति कि यह अपने जनता को संभाल ही नहीं पाया। इसके फ्रांस में क्या हो रहा है, क्या नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं है। यह अपने आप में जो है साथियों मलिन है, ठीक है ना? इस बात को याद रखना है। दूसरा घटना क्या हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। जब हम पढ़े थे फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना, क्लास 9th में, तब वहां पे हम आपको अमेरिका की क्रांति भी पढ़ाए थे। आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो अमेरिका का जब क्रांति पढ़ा रहे थे तो हम आपको क्या बताए थे कि अमेरिका का जो क्रांति हो रहा है ना, इस क्रांति में आपका फ्रांस भी अमेरिका का साथ दे रहा है। किसके खिलाफ? तो आपका इंग्लैंड के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। और इस कारण से साथियों आर्थिक रूप से फ्रांस जो है यह बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था, तो साथियों आपको याद रखना है कि फ्रांस और आपका ब्रिटेन दोनों में क्या हो रहा था, तो सप्तवर्षीय युद्ध भी चल रहा था इसी क्रम में, ठीक है। तो इस कारण से फ्रांस जो है आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा था, ठीक है ना। और जब कमजोर हो रहा था तो यह क्या कर रहा था, तो याद रखना है यह जो अपनी जनता है फ्रांस की उस पर अधिक से अधिक कर लगा रहा था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा कारण, एक और कारण क्या था गुरुजी, तो एक और कारण लिख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लिखने में समस्या हो रहा है, अच्छे से हम लिख नहीं पा रहे हैं। जो भी आपको बता रहे हैं वो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, फिर हम इस को चैप्टर को कवर करेंगे। तीसरा कारण था कि फ्रांस में साथियों क्या था, तो आपको जो है वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था जो है यह क्या है, तो यह आपको विभाजन था। कौन? वर्ग व्यवस्था। बहुत एक 3 चरणों में था। सबसे पहला अगर हम बात कर ले तो आपको कुलीन वर्ग आते थे। कौन वर्ग? कुलीन। दूसरे वर्ग कौन थे, तो दूसरे वर्ग जो है आपका वह आपको सामंतवाद थे, सामंत वर्ग थे, ठीक है ना। और तीसरे वर्ग जो है इसको हम आम जनता कह सकते हैं। आम जनता जो है इसका भी दो भाग था, एक जो है आपका बुद्धिजीवी लोग थे। कौन थे? बुद्धिजीवी, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे। और दूसरा जो है यह आपको नॉर्मल व्यक्ति है, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसमें हम निचले स्तर के लोग हैं, जिसमें हम किसान कह सकते हैं आपका, ये सब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इस लोग थे, ठीक है ना। अब हुआ क्या था घटना, ये समझिएगा। जैसे कि हम बात कर ले कुलीन तंत्र के लोगों की या फिर हम सामंत वर्ग के लोगों की, तो होता क्या था साथियों, जो फ्रांस है, फ्रांस का जो शासक है, इसके शासक जो हैं फ्रांस के, इसके अंतर्गत कुलीन वर्ग और सामंत वर्ग भी आते थे, ठीक है ना। फ्रांस की जो राजा है यह इन कुलीन वर्गों और सामंत वर्गों के इशारे पे काम किया करते थे, ठीक है। यह धर्म के प्रमुख थे, यह सामंत वर्ग जो है यह आपको व्यापार के प्रमुख थे, ठीक है। अब बीच में जो आम जनता है इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक बुद्धिजीवी लोग जिसमें पढ़े लिखे आपका लेखक हो गए, आपका पत्रकार हो गए, वकील हो गए, ऐसे ऐसे लोग थे। और दूसरा जो लोग है यह आपका आम जनता है, ठीक है ना। ये आम जनता को तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों क्या हुआ था कि कुलीन और सामंतवाद जो है इसका कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है बहुत ज्यादा अधिक था। वहीं अगर हम बात कर ले आपका आम जनता, जो कि हम बता ही चुके हैं आपको, इसमें बुद्धिजीवी लोग थे और एक जो है आपका इसमें आपका मजदूर वर्ग थे, आपका जो है किसान वर्ग थे, ठीक है। अब हुआ क्या था, यहाँ पे कहानी को समझिएगा ध्यान से साथियों। फ्रांस की क्रांति में हुआ क्या था यहाँ समझना है आपको। यह जो कुलीन वर्ग थे और सामंत वर्ग थे, इनका जो है वर्चस्व बहुत अधिक था हर चीज में। चाहे हम बात कर रहे राजनीति में, चाहे हम बात कर ले आर्थिक रूप से व्यापार में, या हम बात कर रहे सामाजिक में, ठीक है ना। सब चीज में जो है इनका कहीं ना कहीं बोलबाला अधिक था। तो इस कारण से जो आम जनता है ना, इस आम जनता में जो दो भाग आप देख पा रहे हैं, एक भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे मजदूर और किसान वर्ग।
क्योंकि इनको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि इनको जो है अपने अधिकारों के बारे में वास्तविक में नॉलेज नहीं था। ठीक है? अब जो है आप यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग देख रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएं कि आपका इसमें लॉयर थे, आपका डॉक्टर थे, आपका बहुत सारे पत्रकार थे, आपका लेखक थे, ये सारे जो लोग थे, इनको अच्छे भली भांति पता था कि इनका जो है अधिकार क्या है, एक मानवतावाद क्या होता है, आपका संप्रभुता क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है, ये बात से ये भली भांति परिचित है। अब यह करने क्या लगे ये लोग जो है, यह उन लोगों को भड़काने लगे जो कि मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनको बताने लगे कि तुम्हारा जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। ठीक है ना? हम कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि समझिएगा। इनके अधिकारों का जो हनन हो रहा था इन कुलीन तंत्र के द्वारा, इन सामंतवाद के द्वारा, हम कह ले आपका राजतंत्र के द्वारा, ये सभी लोग जो है बताने लगे। साथ में यह जो बुद्धिजीवी वर्ग है, यह अपने आप को क्या करने लगे, तो इसके बराबरी के अधिकार को मानने लगे। ठीक है ना? यह भी मांग करने लगे राजा से कि हमें भी समानता का अधिकार चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि यह लोग भी पढ़े लिखे लोग थे। तो इस प्रकार से आपको समझना है, और इसी कड़ी में जो है आपका फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात किए यहाँ पे कि जब जो यहाँ शासक थे वो कौन थे, तो लुई 16 थे ना। तो लुई 16 के द्वारा जो है इस समय जो है बहुत ज्यादा अराजकतावादी बढ़ गया था। कहीं ना कहीं फ्रांस में जो है यह आपको अशांति फैल गया था। इस कारण से जो है यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई है। ठीक है? और इसका विरोध जो है यह आम जनता लोग करने लगे। इसमें जो है आपका बुद्धिजीवी वर्ग भी हो गया, और गरीब किसान मजदूर जो है, जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे, सभी के सभी जो है इसमें कूद पड़ते हैं। ठीक है? चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़कर बात करें क्या और कहानी था। यहाँ तक हम आपको पृष्ठभूमि समझाने का बात किए हैं। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। साथियों यहाँ ध्यान सुनिएगा। ठीक है? इतना जब हो गया, वहां फ्रांस में जितने भी जनता है वो अपने आप को समानता की बात करने लगे, अपने अधिकारों की बात करने लगे, तभी यहाँ पे क्रांति होता है। अब एक शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लगातार हम कई बार बताए हैं, फिर भी यहाँ पे आपको समझना चाहिए। वो क्या है साथियों? क्रांति। ठीक है ना? क्रांति क्या होता है गुरुजी, आपके मन में हो रहा होगा। देखिए ध्यान सुनिएगा साथियों। कोई भी कानून कह ले हम, नियम कह ले हम, या फिर हम कह ले प्रथा, तो उन प्रथाओं से चले आ रहे उस राज्य की जनता या फिर कह ले उस समाज में जो है, उस प्रथा के कहीं ना कहीं कारण जो है बदलाव चाहिए होता है। उस प्रथा से जो है आम जनता कहीं ना कहीं नाराज होती है, और वही जो है आगे चलकर एक क्रांति का रूप ले लेता है। याद रखना है। और इस क्रांति का रूप कौन सा ले लिया साथियों? तो यह आपको याद रखना है, जो आपका राजतंत्र चल रहा था, जो आपका वर्गवाद चल रहा है, जो आपका भेदभाव यहाँ पे चल रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इन सभी का कारण जो है, इसमें आग में जो है घी डालने का काम कौन कर रहा है? तो यह आपको फ्रांस का बुद्धिजीवी वर्ग, जो कि हम आपको बताए ना, यह बुद्धिजीवी वर्ग कौन है? तो आपको पत्रकार है, लेखक है, ये सारे लोग हैं। ठीक है ना? ये सारे लोग जो है आम जनता को भड़काने का प्रयास करने लगे कि तुम्हारा अधिकारों का हनन हो रहा है, तुम्हारा वास्तविक में जो अधिकार है इसका हनन किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो यहाँ के शासक के द्वारा। चलिए अब आगे समझेंगे। मुझे लगता है कि आपको जो है पृष्ठभूमि अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किए होंगे। देखिएगा क्या है यहाँ पे कहानी, इसको समझिएगा। फ्रांस की क्रांति जो है यूरोप के इतिहास में की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसको याद रखना है, बहुत बड़ी एक घटना है पूरे यूरोप की। हम कह ले अगर आज वास्तविक में आधुनिकरण की बात कर ले, तो साथियों यह फ्रांस की जो क्रांति थी, यह बल्कि यूरोप में नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है? फ्रांस की क्रांति ने अनेक कारण थे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि मध्य वर्ग के जो लोग थे फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के असंतुष्ट थे। ठीक है? ये आपको याद रखना है, जो कि हम इतना दिन अभी तक आपको जो है 15-20 मिनट में जो अभी आपको बताया है, वह यही बताया है कि जो मध्य वर्ग थे ना, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, यह कहीं ना कहीं उच्च वर्ग की जो व्यवस्था है उनसे नाराज था। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है कि कभी भी समाज में बदलाव होता है, या समाज में किसी बदलाव के प्रति जो खड़ा होता है वो कौन होता है? तो मध्य वर्ग के ही लोग होते हैं, चाहे आप भारत के इतिहास को ही क्यों ना पढ़े। ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको तो सारे सुख सुविधा प्रदान है, तो वो कभी विरोध तो करेंगे नहीं। और निचले स्तर के जो लोग हैं,
यह आपको इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इन पे इतना ज़्यादा शोषण शुरुआत से ही किया जाता है, तो इनको कुछ पता ही नहीं है। तो पता किसको होता है? ये बीच वाले लोगों को, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, ठीक है? ये हमेशा क्या करते हैं साथी? क्रांति करते हैं, आंदोलन किया करते हैं, किसी भी इतिहास को आप पढ़ें तो। अब देखिएगा यहाँ पे, उस समय सभी लेखक, विचारक, दार्शनिक तथा सभी नेता मध्य वर्ग में थे, जो कि हम ऑलरेडी इतना देर पहले अभी आपको यही बात बताया है, ठीक है? इसी वर्ग ने क्रांति का जो है नेतृत्व भी किया है, और 1789 से लेकर आपका 1815 तक जो है आपका शासन पर मध्य वर्ग का लोगों का अधिकार रहा है। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। 1815 तक यहाँ पे नेपोलियन का शासन होता है साथियों, और इस समय तक जो है आपको मध्य वर्ग के लोगों का जो है यहाँ पे शासन होता है। कहाँ पे? तो आपका फ्रांस में। चलिए, आपके सामने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। साथियों, जब फ्रांस की क्रांति की हम बात कर ले, यूरोप में राष्ट्रवाद की बात कर ले, तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, क्या इसकी भूमिका रही है, थोड़ा-सा इस पे भी बातें हम लोग को करना चाहिए। क्योंकि जो है अपना टीजीटी का सिलेबस जो है, इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज़ हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर आपके पास सिलेबस हो तो प्लीज़ आप लोग सिलेबस को ज़रूर मिलाया कीजिए। देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट की अगर हम बात करें, योगदान की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा साथियों। ठीक है ना? पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिएगा, नेपोलियन ने 1789 में प्रथम कौन सा? तो काउंसलर का पद संभाला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, शुरुआत की बात कर रहा है। काउंसलर का पद जो है शुरुआत में संभालता है। तब से लेकर अब तक जो अगर हम बात कर ले 1815 तक जो है यूरोप राजनीति का जो है इस पर छाया रहा। और शुरुआत की अगर हम चर्चा कर ले, तो आपको याद रखना है कि शुरुआत में जो यह नेपोलियन है, यह एक व्यक्ति था जो कि फ्रांस का एक मात्र सेना था, सेना में एक सैनिक हुआ करता था। और आपको बता दें कि यह व्यक्ति एक सैनिक, एक आम सैनिक होने के बावजूद भी फ्रांस की जो क्रांति है, इस क्रांति में अपना जो है बहुल मूल्य जो है वक्त निभाता है, और कहीं ना कहीं एक समय जो है फ्रांस का आपका शासक बन बैठता है, सम्राट बन बैठता है। इन सारे कहानी को आज समझने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेपोलियन का जो जन्म है, यह आपको 1769 में हुआ था। कब हुआ था? 1769 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना है, कोर्सिका द्वीप में हुआ था। कभी भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन पूछेंगे कि नेपोलियन का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था? कोर्सिका द्वीप में हुआ था। सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो इसका नियुक्ति जो है साधारण सैनिक के रूप में हुआ था, जो कि अभी हम आपको यह बात बता चुके हैं। यह क्या था साथियों? तो यह एक फ्रांस का कॉमन जो है नॉर्मल एक सैनिक हुआ करता था, जो कि आने वाले समय में यह आपका फ्रांस का शासक बन रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बातें हैं, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। परंतु अपनी योग्यता के बल पर जो है आगे बढ़ा, और एक दिन जो है 1804 में फ्रांस की राजगद्दी पर जो है यह बैठ जाता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी यह, आपको नेपोलियन के बारे में याद रखेंगे। ऐसा ही नहीं हम लोग नेपोलियन को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा जो है उपलब्धि था इस व्यक्ति का, तो याद रखेंगे। नेपोलियन ने प्रशासन को चुस्त बनाने के उद्देश्य से प्रांत तथा आपका जिलों को फिर से क्या किया? संगठित किया। साथियों, याद रखना है, जब फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो रहा है, तो साथियों नेपोलियन के आते ही यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब कहानी क्या था, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। देखिए, आप लोग के पास अगर बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, बुक को पढ़िएगा। बुक को पढ़ने से और दिमाग विकसित होता है, लेकिन कहानी समझिएगा। शुरुआत में साथियों यहाँ जो फ्रांस की जो जनता है, यह राजतंत्र से परेशान है, और यह लोकतंत्र को अपनाना चाह रही है। परंतु जो साथियों फ्रांस की क्रांति हो रही है, इस क्रांति के पश्चात जो है आपको फ्रांस की जनता को जब लोकतंत्र मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में भी यह की जनता जो है खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो अगर हम बात करें फ्रांस में, तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में जो है यहाँ की संविधान बनाया गया था, संविधान बना था, जिसमें जो है बहुत सारी गलतियां थी, ठीक है? और इन गलतियों के कारण जो है फ्रांस की जनता कहीं ना कहीं परेशान थी। वो देख रही थी कि जो पहले जो राजतंत्र था, कहीं ना कहीं यही अच्छा था, कि सरकार को टैक्स दो, राजा को टैक्स दो, और टेंशन फ्री रहो। ऐसा विचारधारा था फ्रांस की जनता का।
और इसी का फायदा उठाकर यह जो नेपोलियन आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को, यह क्या करता है साथियों, तो इसी का फायदा उठाकर फ्रांस की जनता में पहले अपने विश्वास को जीतता है, फिर से यह क्या करता है, तो साथियों राजतंत्र की स्थापना कर देता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यह गद्दी पर बैठ रहा है फ्रांस में, तो सबसे पहले यह क्या किया, तो यह आपको याद रखना है, समानता की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, याद रखना है, समानता की बात करता है। और क्या कहता है, देखिएगा, यह जो व्यक्ति है, यह आपको सबसे पहले प्रशासनिक जो व्यवस्था है इसको बेहतर बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि भाई यह जाहिर सी बात है एक सैनिक था, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं एक सैन्य व्यवस्था का जो है कमी यह जानता होगा, इसलिए यह सबसे पहले आपका प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की बात कर रहा है, ठीक है। और क्या है, तो याद रखना है, नेपोलियन ने सभी तरह के बिखरे कानून को संग्रहित कर लिया, और इसको क्या कहा गया, तो इसको कोड कहा गया है, या फिर हम कह लें नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह बातें हैं जो कि आपको याद रखना है, कह देगा नेपोलियन कोड के नाम से किसे जाना जाता है, तो साथियों नेपोलियन कोड कोड जो है, यह हम उसे कहते हैं जिसमें नेपोलियन जो है, यह सभी प्रकार के कानूनों को एक जगह किया था, इसको नेपोलियन कोड कहा गया है, या फिर नेपोलियन संहिता कहा गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं पे बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़े, और क्या है नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, 1880 की अगर हम चर्चा कर ले साथियों, 1880 में फ्रांस में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था, किसने, नेपोलियन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था किसने किया था, तो साथियों यह नेपोलियन के द्वारा किए गए थे कार्य, ठीक है ना। फ्रांस में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नेपोलियन ने कई कदम उठाए, उन्होंने सबसे पहले बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारी लाइन। थोड़ा सा जो पीपीटी बनाने में साथियों क्या हो गया है, कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपका लाइन पे जो है दिक्कत हो गया है, थोड़ा सा स्टेक फॉन्ट को और बड़ा कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, अभी बस थोड़ा सा आज के लिए आप लोग कॉपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन बातें हम आपको बताया। पहला बात, नेपोलियन जब गद्दी पे बैठ रहा है साथियों, फ्रांस की गद्दी पर, तो सबसे पहला प्रशासनिक सुधार कर रहा है। दूसरा, वह शिक्षा में भी सुधार करना चाह रहा है। तीसरा, वह आपका साथियों क्या कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिख रहा है कि वह बैंक की स्थापना कर रहा है, जिसका नाम है आपका बैंक ऑफ फ्रांस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 1840 में नेपोलियन को सम्राट की उपाधि भी मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। कह देगा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सम्राट की उपाधि जो है नेपोलियन को कब दिया गया था, तो साथियों आपको 1840 में प्राप्त होता है। वह संपूर्ण यूरोप को अपना शासन कायम करने के बाद में सोचने लगता है। देखिए हुआ क्या था, अब जब यह फ्रांस की जनता को खुश कर लिया, जब यह फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया, तो यह धीरे धीरे अपना चादर क्या है, तो फैलाने का प्रयास कर रहा है। और नेपोलियन की अगर नीति की बात कर ले, तो सबसे पहला, सॉरी, सबसे बुरा नीति जो था यही खा था। नेपोलियन का पराजित का, या फिर हम कह लें नेपोलियन के पतन का सबसे मुख्य जो कारण है, वो अगर आपसे कभी पूछ ले, तो आपको याद रखना यही कारण था। क्या करना था, कारण था, तो आपको याद रखना है, यह जो है अपने नीति को जो है पूरे यूरोप में फैलाना चाह रहा था, जो कि इसका सबसे मुख्य कारण था इसका पराजित का। सुनिएगा यहाँ पे, नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेंसन ट्रांसपेंसन गणराज्य एवं आपका क्या है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे धुंधला दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा इसको जूम कर लेते तो आपको भी बेहतर ढंग से दिखेगा। दिखेगा आपका एक दो गणराज्य है, एक आपका ट्रांसपेंडेन है, और दूसरा है आपका सिसेल पाइन। दो गणराज्य है, तथा एक जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की, ठीक है। यह संघ बना रहा है, कौन, नेपोलियन। क्या कर रहा है, इस संघ के माध्यम से जो है इस राज्य में जो है आपका प्रवेश कर रहा है, और इस राज्य में भी यह चाह रहा है कि क्या हो, तो राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र हो, और लोकतंत्र भी ऐसा हो जो कि मेरे बातों को माने, अर्थात यह लोकतंत्र के नाम देकर राजतंत्र को अपनाने का प्रयास कर रहा है। इतना आपका यह जो है जो कह सकते हैं हम, बुद्धि का तेज एक व्यक्ति था, ठीक है।
लोकतंत्र की बात करके ये राजतंत्र की बात कर रहा है, तो इसमें भी आपको याद रखना है। इस तरह उसने इटली एवं जर्मनी के भावी एकीकरण की नींव को तैयार किया। पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए जो है क्या करता है, तो वारसा दी ग्रेट डची की स्थापना किया था। याद रखना है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि पोलैंड में राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए उसने क्या किया है, तो याद रखना है वारसा की ग्रेट डची की स्थापना किया है। और 1813 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा ने मिलकर नेपोलियन को हराया। देखिए, आपको यहाँ पे कहानी क्या समझना है उसको ध्यान में रखिएगा। पीपीटी तो आपको, पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे, सुनिएगा। देखिए, जब यह नेपोलियन जो है, जब आपको फ्रांस की जनता को का जो है दिल जीत लिया, फ्रांस की जनता का जो है विश्वास पात्र जो है यह बन गया। अब यह अपनी नीति को जो है पूरे यूरोप के अलग अलग देशों में भी अपनाना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या था, ये भी इसको समझना चाहिए था इस व्यक्ति को। फ्रांस की जो जनता थी, यह कहीं ना कहीं आपका राष्ट्र तंत्र से जो है परेशान थी, इसलिए इस नए व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। लेकिन वही हम अगर बात कर ले यूरोप के अलग अलग देश, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रांसपेरेंट, आपको देखने को मिल रहा होगा सिसिल पाइन, आपको देखने को मिल रहा होगा पोलैंड, आपको देखने को मिल रहा होगा प्रसा, ये सारे जो भी देश है, तो इन देशों की जो जनता थी कहीं ना कहीं उस व्यवस्था के तहत खुश थी। ठीक है, और यही कारण क्या था, तो यह बिना बुलाए उस राज्य में भी प्रवेश कर गया और अपनी नीति को वहां के लोगों को बताने लगा, वहां में प्रवेश करने लगा। होता क्या है कि जब वहां के जो शासक थे, भाई जाहिर सी बात है, कोई बाहर से आकर मेरी जनता को भड़काएगा, तो वहां के जो राजा है वो तो चुपचाप नहीं रहेंगे। तो इन सभी राजा जो है मिलकर कहीं ना कहीं इसके प्रति क्या करने लगे, तो प्लानिंग करने लगे और इसको पराजय करने का एक है क्या करने लगे, तो आप लोग याद रखिएगा, प्लान बना लिए। ठीक है, जो कि आपको 1815 में आप देखेंगे कि आपको पूर्णतः जो है नेपोलियन का जो है आपका मृत्यु होता है, देखिएगा अभी। ठीक है ना, अभी आपको दिख गया इंग्लैंड हो गया, इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, प्रसा, ये सारे मिलकर क्या किया, तो नेपोलियन की हराता है और उसको बंदी बना लेता है। ठीक है ना, एल्बा नामक जो है द्वीप पे इसको रखा गया था। ये सारे आपको याद रखना है, कहाँ पे रखा गया था, तो एल्बा नामक द्वीप पे। मौका मिलते ही नेपोलियन जो है वहां से भाग जाता है, ठीक है, और फ्रांस पहुंच जाता है। 1815 में वाटरलू को उसके शत्रु ने फिर उसको क्या कर लिया, शिकंज में कर लिया और उसको जो है अंततः हेलेना द्वीप में रखा गया है। और 6 वर्ष की आपको सजा के बाद जो है आपका उसका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद फ्रांस की राजगद्दी पर फिर वहां के पुराने राजवंशों को क्या होता है साथियों, तो गद्दी मिल जाता है। तो ये कहानी था, आपको याद रखना है कि शुरुआत में नेपोलियन जो है यह राष्ट्रवाद की भावना जगाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में जो है आपको याद रखना है कि हर व्यक्ति में गद्दी का भूख होता है, हर व्यक्ति में जो है कुर्सी का भूख होता है। और एक प्रकार से हमें दिखता है कि यह जो नेपोलियन है, इसके मन में भी ये चीजें दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे देश की जनता जो है, दूसरे देश के जो शासक है इस बात को समझ गए थे, और वो सारे जो है एक होकर इस व्यक्ति को पराजित करते हैं। और अंततः इसका जो है 1815 में इसका शासन काल, इसका युग जो है नेपोलियन युग समाप्त हो जाता है साथियों, याद रखेंगे। और फिर से जो है आपका यूरोप में सभी जगह पर लोकतंत्र जो है समाप्त हो जाता है, और फिर से आपका राष्ट्रतंत्र जो है आपका स्थापना होता है, जिसको हम वियना कांग्रेस सम्मेलन के नाम से जानते हैं। सुनिएगा इसको थोड़ा सा आप लोग कि वियना कांग्रेस सम्मेलन क्या है, देखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वियना कांग्रेस सम्मेलन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वियना कांग्रेस सम्मेलन। देखिएगा, ये जो आप यहाँ पे बैठक देख रहे हैं ना, ये बैठक जो है, यह जितने भी लोग हैं, ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये कौन लोग हैं, तो यह साथियों आपको याद रखना है, यह आपको राजतंत्र के क्या है, तो अगुवाए है। ठीक है, यह राजतंत्र के अगुवाए है, जिसके आपको राजतंत्र जो आपका यूरोप में था, फ्रांस में था, उसके आपको वंशज है जिसको भगा दिया गया था। फिर से यह आपको नेपोलियन का जब युग समाप्त हो जाता है, तो यह अलग अलग देशों के जो लोग हैं एक जगह मिलकर बैठते हैं, और ये सभी लोग जो है फिर से पुनः राजतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करते हैं, जिसको वियना कांग्रेस सम्मेलन कहा गया है, इस बैठक का नाम है।
देखिएगा यहाँ पे थ्योरी में, नेपोलियन के पतन के पश्चात जो है यूरोप को विजित राष्ट्र जितने भी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में जो है आपका 1815 में एकत्र होते हैं, ठीक है। यह जो वियना है यह कहाँ की राजधानी, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है साथियों, तो यूरोप का एक देश है, ठीक है। वर्तमान का जो ऑस्ट्रेलिया हम पढ़ते हैं यह ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, लेकिन यह आपको ऑस्ट्रेलिया जो है यह एक यूरोप का देश है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों से क्या हुआ था, तो अस्त व्यस्त कर दिया गया था। अर्थात आपको याद रखना है किस व्यवस्था की बात की जा रही है, तो राजतंत्र की बात की जा रही है, ठीक है ना। याद रखना है आपको वंशानुगत शासन की व्यवस्था की बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो है यह आपको याद रखना है मेटरनिक हुआ करते थे। मेटरनिक की पहल पर वियना कांग्रेस सम्मेलन जो है इसको बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वियना कांग्रेस सम्मेलन की जो है अध्यक्षता किसने किया था, तो मेटरनिक किए थे। मेटरनिक कौन थे साथियों, तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर है या फिर अब कह ले ऑस्ट्रेलिया के शासक है, राजा है, ठीक है, जो कि चांसलर उस वहां कहा जाता था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन जो है भाग लेता है, आपका रूस लेता है, प्रसा लेता है, ऑस्ट्रेलिया लेता है। ये सारे जो शक्तिशाली यूरोप के राष्ट्र है यह सभी जो है भाग लेते हैं। मेटरनिक व्यवस्था वियना सम्मेलन के बाद ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने यूरोपीय जो है स्थापित किया है। ये आपको याद रखना है, यहाँ तक इसको याद रखना है कि इसका मूल जो मंत्र था वो क्या था, तो याद रखना है आपको बिना परिवर्तन के शासन करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको दे देगा क्वेश्चन में कि बिना परिवर्तन के शासन करो, यह किस सम्मेलन का नाम है, किस सम्मेलन में यह जो है आपको बातें कही गई थी। साथियों याद रखना है यह आपको वियना कांग्रेस सम्मेलन में कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, तो मेटरनिक के द्वारा कहा गया था। और यह सभी जो राजतंत्र के मानने वाले जितने भी व्यक्ति है ये सभी के द्वारा कहे गए थे। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। यह हम आपको फिर से बता दें साथियों, यह जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है ये शायद 2 से 3 क्लास में भी आपका जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से और आराम से सुनिएगा। अब हम बात करेंगे 1830 की यूरोपीय क्रांति। क्या है यह यूरोपीय क्रांति, थोड़ा सा इसको समझना चाहिए आप सभी को, थोड़ा सा इसको समझना चाहिए आप सभी को कि यह क्या है यूरोपीय क्रांति, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा यहाँ पे हम इसको जूम कर देते हैं, देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जो उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, देखिएगा। फ्रांस की जुलाई क्रांति, नेपोलियन के पतन के पश्चात जो है फ्रांस में पुनः वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा जो है बुर्बो राजवंश के शासन के द्वारा आपका बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित होता है। क्योंकि हम शुरुआत में ही बताए थे आपका फ्रांस में जो है कौन शासन कर रहा है, तो आपका बुर्बो राजवंश का शासन कर रहा था। क्योंकि इसके अंतिम जो शासक होते हैं यह आपको लुई 18वां होते हैं। कौन होते हैं गुरुजी, तो लुई 18वां याद रखेंगे। 2 जून 1800 को, एक मिनट, 2 जून 1814 को, ठीक है, लुई 18वां जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गद्दी पर बैठते ही उसने एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, ठीक है, जिसमें उसके द्वारा कहा गया है क्या, तो उसके द्वारा कहा गया है, इसमें निकाला गया है कि क्रांति के द्वारा जितने जितने भी प्रतिष्ठित सभी विद्वानों को मान लिया गया है। मतलब यह क्रांति जो हो रहा है ना 1830 का क्रांति, इसमें जितने भी प्रतिष्ठित जो बुद्धिजीवी लोग थे, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, इनके मांगों को मान लिया गया। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है लुई 18वां के द्वारा, ठीक है। अभी भी राजतंत्र स्थापित हो गया है, लेकिन अभी जो राजतंत्र है वह पहले वाले राजतंत्र से थोड़ा सा भिन्न है। कैसे, क्योंकि यह जो अभी शासक बैठ गए हैं ना, इनको पता है कि जो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी ऐसा फिर से ना हो जाए, इसलिए ये लोग जो है अब थोड़ा थोड़ा मांग जनता की मानने लगे हैं। ये आपको याद रखना है। 1824 में साथियों इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, लुई 18वां का। उसकी मृत्यु के पश्चात जो है उसका राजगद्दी जो है चार्ल्स चार्ल्स दसम बैठता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, आपसे क्रम में पूछ लेगा, ठीक है ना, क्रम में पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है सबसे पहले लुई 14वां है, लुई 15वां है, लुई 16वां आता है, फिर लुई 17वां और उसके बाद लुई 18वां। फिर दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स दसम। यह चार्ल्स दसम जो है गद्दी पर बैठता है, वह एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था।
स्वेच्छाचारी का मतलब होता है कि अपने स्वार्थ, ठीक है ना, अपने स्वयं के जो इच्छा हो उसी का वो पालन करता है, किसी का नहीं सुनता हो, ठीक है। और निरंकुश तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है कि चार्ल्स दशम जो था, यह एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। वह पुरानी व्यवस्था को फिर से फ्रांस में लागू करना चाहता था। वह कहा करता था कि इंग्लैंड में राजा की जो तरह शासन करने से तो अच्छा है कि लकड़ी काटना पसंद करो, ठीक है ना। यह किसका कथन है, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है चार्ल्स दशम का कथन है। या किसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, तो साथियों यह आपको राजतंत्र और लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, ठीक है। लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में यह चार्ल्स दशम कह रहा है कि इंग्लैंड में राजा बनने से अच्छा है कि मैं लकड़ी काटना पसंद करूं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यह जो लाइन है किसका है, तो आपको याद रखना है चार्ल्स दशम का है, ठीक है। यह जो है आपको याद रखना है। उसने उदारवादियों का दमन करना शुरू कर दिया, शासन में गद्दी पे बैठते ही के साथ, ठीक है। जनता की स्वतंत्रता पर उनके प्रतिबंध लगा दिया गया है। फलतः चार्ल्स को जो है इसका विरोध कर लोगों के द्वारा होने लगा। चार्ल्स ने अपने विरोधी की परवाह न करते हुए भी क्या किया साथियों, तो याद रखना है इसके बारे में। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों। इसके बारे में अगर हम बात कर ले तो 1830 में उसने पॉलीनेक नामक एक कट्टर प्रतिक्रिया को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चार्ल्स दशम जो है यह एक कट्टर व्यक्ति है, एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति है जिसका नाम है आपका पॉलीनेक। इसको आपको प्रधानमंत्री बना देता है, ठीक है। इसको याद रखना है किसके द्वारा, तो आपको चार्ल्स दशम के द्वारा, ठीक है। देखते ही देखते विद्रोह जो है अग्नि सार विद्रोह की जो अग्नि है सारे फ्रांस में फैल गया है। और 26 जुलाई 1830 को रात भर पेरिस क्रांति के नारों से जो है आपका फ्रांस जो है गूंजता रहा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है 26 जुलाई 1830 की रात भर जो है या पेरिस की क्रांति के नारों से जुड़ जो है पूरा फ्रांस जो है जलता रहा। राजा के सैनिक जनता के विद्रोह को नियंत्रित नहीं कर पाए और उनके सारे जो सैनिक थे मारे गए। बहुत से सैनिक जो है क्रांतिकारी के साथ हो गए थे। और 27 से लेकर आपका 29 जुलाई तक जनता और राजा सैनिक में संघर्ष चलता रहा। ये 3 दिन जो है फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली दिन कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, कौन सा दिन गुरुजी, तो आपको 27 26 जुलाई से लेकर आपका 29 जुलाई के जो बीच है, यह आपको याद रखना है यह कौन सा दिन है। तो फ्रांस की क्रांति में या हम कह लें फ्रांस के इतिहास में जो है गौरवशाली दिन के नाम से जाने जाते हैं, जहां पे जनता ने पेरिस पर अधिकार प्राप्त कर लिया, राजा की पराजय हुई और अंत में 10वें चार्ल्स जो दशम दशम थे, यह आपको 31 जुलाई को पेरिस छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। इसको जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है साथियों, तो याद रखेंगे, ठीक है। जुलाई क्रांति कह ले या फिर हम 1830 की क्रांति कह ले, एक ही बात है, ठीक है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है। इस क्रांति के बाद जो है फ्रांस में बुर्बो राजवंश का जो है अंत था, कहीं ना कहीं इसका राजतंत्र जो है आपका या फिर कह ले हम शासन तंत्र जो है यह समाप्त होता है। आयरलैंड के वंश जो है लुई फिलिप जो राजगद्दी पर सौंपी गई थी। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, देखिए हम लगातार जो है आपको क्वेश्चन भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि फ्रांस में सबसे पहली बार राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, और वह जो कौन सा ऐसा वंश है जो कि लोकतंत्र के सबसे प्रथम शासक बनते हैं, तो आपको याद रखना है लुई फिलिप है, जो कि किस वंश के शासक के साथियों, तो आयरलैंड वंश के शासक है, ठीक है। याद रखना है मेटरनिक का जो है यहाँ पे एक कथन है, वह कहता क्या है, कहता है जब फ्रांस सीखता है रुकिएगा थोड़ा सा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपको जो है क्लास रेगुलर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो साथियों थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम को भी समझिएगा और आप लोग सेशन को शेयर भी करते रहिएगा। देखिएगा, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या होता है साथियों, सर्दी जुकाम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। देखिए हम सारा लाइन आपको इंपॉर्टेंट जो है बता रहे हैं। तो यह किसका कथन है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रखना है यह मेटरनिक का कथन था। मेटरनिक कहता है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी जो यूरोप के देश है इसको भी सर्दी जुकाम होता है।
मतलब यह कहना क्या चाह रहा है, यह कटाक्ष कर रहा है किस पे, फ्रांस पे। वो भी कैसा कटाक्ष, तो साथियों इसका जो वर्चस्व है, इसका जो आपका प्रभुत्व है, यह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर फ्रांस में किसी प्रकार का हलचल हो रहा है राजनीतिक रूप से, तो यह राजनीतिक रूप से जो भी हलचल हो रहे हैं, यह पूरे यूरोप में इसका असर होता है। यह कहना चाह रहा है कौन, मेटरनिख। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यह क्या है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम साथियों, इसको जो है हम लोग कल सेशन में करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको बताए ना कि मेटरनिख जो है यह कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में इसका जो है हलचल दिखता है, जो पूरे यूरोप जो है इसका सर्दी जुकाम होता है। तो इसी कारण से आपको याद रखना है, जब फ्रांस में आपको लोकतंत्र के लिए क्रांति हो रहा है, जब फ्रांस में जब है आपको लोकतंत्र की बात की जा रही है, समानता की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है साथियों कि यूरोप के अलग अलग देशों में भी स्वतंत्रता की बात की जाएगी, समानता की बात की जाएगी। और इसी में हम लोग फ्रांस की बात कर लिए हैं, अब हम लोग बात करेंगे साथियों यूनान के बारे में। फिर हम आगे जो है आपका इटली का एकीकरण देखेंगे, काउंट काबुल की एकीकरण जो है आपका योगदान देखेंगे, बेजीडी का देखेंगे, गैरीवाल्डी का योगदान को देखेंगे, सभी बातें देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा और मजा आ रहा होगा। थोड़ा सा मेरा तबियत ठीक नहीं है साथियों, तो आप लोग जो है कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग जो है कॉपरेट भी कीजिएगा, काफी ज्यादा जो है आपसे रिक्वेस्ट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा साथियों। साथ में आप सभी विद्यार्थियों को बता दें साथियों कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारे यहाँ पे आप जो है लिंक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम के नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, क्लास के अपडेट, अगर आप हमसे बातें भी करना चाहते हैं तो ये चीजों पे आप हमसे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आप सबको समझ में आया होगा। तो साथियों कल की क्लास में हम यूनान की स्वतंत्रता संग्राम से स्टार्ट करेंगे, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।